नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा के रण में इस बार बयानों ने खूब सुर्खियां बटोरी। पहले चरण के बाद मानो बयानों की बौछार सी हो गई हो। इन्हीं में से एक बयान पीएम मोदी का आया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। बस फिर क्या था? इसकी एंट्री यदि इस चुनाव में नहीं होती तो बात कैसे बनती? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार कर चुटकी ली। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, लेकिन अजीब है कि वे सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अडानी अंबानी को जो चाहिए मोदी 2 मिनट में कर देते हैं। रेल, एयरपोर्ट सब कुछ दे देते हैं और गरीब जनता हाथ जोड़कर सड़क, शिक्षा और कर्ज माफी मांगे तो मोदी सिर्फ देखते रहते हैं। ऐसे में एक सवाल है कि क्या सिर्फ मोदी जी को परमात्मा ने भेजा है? क्या देश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो पीएम मोदी की वजह से है? क्या पिछले प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए कुछ नहीं किया और इस चुनाव में मुद्दों को छोड़कर बाकी सब पर बात करना कितना जायज है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान क्या क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा, जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद जैविक रूप से मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद सारे अनुभव को मैं जोड़ कर देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ। आलोचक, लेफ्ट लोग तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। मुझे ऊर्जा जैविक शरीर से नहीं मिली है। इस ऊर्जा से ईश्वर को मुझसे कुछ काम लेना है। मुझे विधा भी दी है, सामर्थ्य भी दिया है, दिल भी दिया है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। मैं कुछ नहीं हूँ, एक यंत्र हूँ जो ईश्वर मेरे रूप में मुझसे लेना तय करता है। इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है और वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है, प्रेरणा भी देता है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो, तो मैं तो उसी के हवाले हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। अब पीएम मोदी कुछ कहें और उस पर जवाब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा के दौरान इस पर भी चुटकी ले ली। जो आए हैं ऊपर से, जो परमात्मा ने भेजा है, अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए, चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं। जो भी इनको चाहिए दे देते हैं और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। कुल मिलाकर छठवें चरण की तैयारी है और राहुल मोदी एक दूसरे पर हावी है। बात संविधान की हो या फिर आरक्षण की, देश के विकास के दावों और वादों में कोई पीछे नहीं है। ऐसे में जनता किसका देगी साथ, ये 4 जून को देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। स्टेटमेंट है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्हें लगता है कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है और जो कुछ भी वो कर रहे हैं, कुछ शक्तियां हैं, कुछ देवी शक्ति है जिनका आशीर्वाद भी वो, जिस तरह से उनकी बातों को हम समझ पाए, उन्हें लगता है कि कुछ ईश्वर कराना चाहता है, कुछ है ऐसा जो उनको है एक, इसलिए सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इस पे भी देखिए एक पलटवार होता है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो पलटवार भी इसलिए कि क्या जिन लोगों के लिए आपने काम किया सिर्फ उन लोगों के लिए ही आपको परमात्मा ने भेजा है? राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा आपको ऊपर से परमात्मा ने भेजा, 22 लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। बाकी लोगों का क्या, जो कर्ज माफी की मांग करते हैं, जो सड़कों पर हैं, जो गरीब हैं, जो हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनको तो आप सिर्फ देखते रहते हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं। तो ये वो सारे बयान और बातें हैं जो इस छठवें चरण के पहले आ गई हैं। अब देखिए एक बात और है
परमात्मा भी आ गए। अब परमात्मा जी ने सिर्फ मोदी जी को भेजा है क्या ये तमाम चीजों के लिए? बाकी लोग कहां से आए? बहुत सारे देखिए बात है इसके पीछे। उन्होंने अपनी एक बात अपनी इच्छा शक्ति के रूप में कही होगी, लेकिन जिस तरीके से वो बात आई है उसके मायने दिखाने की कोशिश की गई है, फिर वो जो पलटवार आया है उसके बहुत सारे मायने निकल कर आते हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं। पिछले काफी दिनों से देखिए, आरक्षण की बात हो चाहे संविधान की बात हो, इस पर मोदी वर्सेस राहुल बहुत ज्यादा, मैं इसलिए कह रही हूं कि पूरा इंडिया गठबंधन ही निशाने पर रहा बीजेपी के। लेकिन चाहे आरक्षण की बात हो चाहे संविधान की बात हो, संविधान खत्म करने का शिगुफा बीजेपी की तरफ से निकला था। अब जब उस पर हमलावर हुई इंडिया गठबंधन, तो उन्होंने अभी कल परसों की बात उन्होंने इधर ठीकरा फोड़ दिया कि ये इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ये संविधान को बदल देंगे। तो एक दूसरे पर आप थोपा थापी कर रहे हैं, मतलब कुछ निकल नहीं रहे, मुद्दों को आपने हवा हवाई किया है। इस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, खूब आ रही, कायदे से आ रही है। चलिए, कायदे से आ रही है, खूब आ रही है। चलिए, मेरे प्रश्न का जवाब भी खूब और कायदे से दीजिएगा। परमात्मा ने पीएम मोदी को भेजा है सर, बाकी लोगों को किसने कहां से भेजा है, पहला सवाल। दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कोई ऐसी बड़ी एंट्री अभी और नहीं आएगी 6वें 7वें चरण में, परमात्मा जी भी आ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि परमात्मा जी ने भेज तो दिया मोदी जी को, लेकिन सिर्फ उन 22 लोगों के लिए, बाकी लोगों का क्या, जो पूरा देश उनकी तरफ देखता है। देखिए राखी जी, ईश्वर ने सबको बनाया, सबको इस दुनिया में भेजा। ये ईश्वर तय करता है कि उसको किससे क्या काम लेना है। उसको कभी कभी हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें ये तय किया या नियति ने हमें ये मौका दिया। इसी क्रम में ये तो सत्य बात है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जो सफर है वो जहां से शुरू होता है, एक बहुत गरीब परिवार से, चाय बेचने वाला परिवार, जिनको उपार्जन के क्रम में उनकी मां को दूसरों घरों में बर्तन भी मांजना पड़ा, उस परिवार का बच्चा अगर आज देश का प्रधानमंत्री है तो इसमें ये तो तय है कि ईश्वर को उन्हें वहां तक पहुंचाना था, उनसे कुछ विशेष कार्य लेना था। उस विशेष कार्य में जनता जनार्दन की सेवा भी थी, स्वयं जनार्दन प्रभु श्री राम की सेवा थी, तमाम ऐसे हमारे सनातन संस्कृत के आस्था केंद्रों का पुनरुद्धार था। ये तो सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से ईश्वर को कुछ विशेष कार्य लेना था और कुछ लेना है, जो उनको उस स्थान पर ईश्वर ने स्थापित किया। सामान्य परिवार का व्यक्ति के सपने में भी वो स्थान नहीं आता, और जहां नीति ने उन्हें पहुंचाया है, उनके जैसे लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं। कुछ उनसे ज्यादा बुद्धिमान भी होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, ज्यादा अनुभवी भी होंगे, लेकिन उन सबके बीच नियति ने नरेंद्र मोदी का चुनाव किया। ये तो सत्य है, इसको सबको मानना पड़ेगा। जो कटाक्ष करते हैं केवल 20-22 लोगों के लिए काम करते हैं, ये उनका अपना दृष्टिकोण है। जब वो ये कहते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जामनगर रिफाइनरी का उद्घाटन उनके खुद पिताजी राहुल गांधी ने किया था। रिलायंस की धीरू भाई अंबानी की जामनगर रिफाइनरी का उद्घाटन स्वयं राजीव गांधी जी ने किया था, और उसकी हल्की सी बानगी गुरु पिक्चर में दिखाई गई है। अमिताभ बच्चन की मदद से जब तरह समझ लेते हैं धीरू भाई अंबानी मिलने से राजीव गांधी से, तो कैसे क्या तय होता, सारी चीजें उसमें है, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, पब्लिक है, सब जानती है। तो उद्योगपति जो देश के नामचीन लोग हैं, उनसे सत्ताधीशों के संपर्क रहते, इसमें कोई दो राय नहीं ना, इसमें कोई गलत बात है। जो लोग ये कहते हैं कि उनको एयरपोर्ट दे दिया, उनको ट्रेन दे दिया,
सारी प्रक्रिया निविदा के तहत है। आपको किसी निविदा पॉलिसी पे संदेह है, समस्या है, न्यायपालिका की पूरी श्रृंखला यहाँ से लेकर के दिल्ली तक खुली है। जहाँ से आपको जमानत मिल जाती है वहां से इस पे भी ऑर्डर मिल जाएगा, कोई रोक तो रहा नहीं है। ये तो आतंकवादियों की 3 बजे अदालत खुल जाती है, तो आपके लिए तो खुली है, समस्या नहीं है। विषय ये है कि आप उस चीज को देखते कैसे हैं। प्रधानमंत्री आवास आपको दिखाई दे देता जो मोदी जी ने अपने शासन काल में रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को दिए। गरीब इलाज के बिना मर जाता था, आयुष्मान योजना से उसको आच्छादित किया। आज ठीक है 5 लाख तक का इलाज विवेक जी सब कुछ चलिए, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आज यदि विपक्ष कुछ कह रहा है या कोई सवाल उठा रहा है तो पहली बार तो कह नहीं रहा। ये सारी बातों के आरोप पहले भी लगे हैं, उस पर खुलकर कुछ कह देते हैं पीएम मोदी तो शायद इतनी बातें ही नहीं होती। जिस तरह से बोला और बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कोई और प्रधानमंत्री कभी इस देश में रहे ही नहीं जिन्होंने काम किया। मैंने इसलिए ये सवाल किया था आपसे। नहीं, ये देखिए राखी जी, प्रधानमंत्री बहुत से रहे, देश के लिए उन्होंने काम भी किया। कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, देश को बहुत उनसे उम्मीदें थी, वो फोर्स तो सौदे में निपट गए। इसके पहले के जो प्रधानमंत्री रहे गांधी नेहरू खानदान से, सबके ऊपर कोई न कोई आरोप है भ्रष्टाचार का। एक नरेंद्र मोदी का पूरा राजनीतिक जीवन ऐसा है, इतने वर्ष में एक भी आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर निष्पक्ष विपक्ष नहीं कर पाया, जबकि विपक्ष ने सारे प्रयास कर डाले। कुछ है भी बताने को आपके पास आरोप के नाम पे नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब रही बात काम की, तो नियति ने उन्हें मौका दिया, ईश्वर ने उन्हें किन कार्यों के लिए चुना वो काम कर रहे हैं, पूरी तत्परता से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उनके समय राम जन्मभूमि का फैसला ना आ पाया, लोग रोड़े अटकाते रहे। तमाम ऐसे फैसले थे जो उनके समय में नहीं हो पाए। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ कर रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा पूछते चलूं। आप ही ने कहा उनके समय पे हो नहीं पाया, मोदी जी ने कर दिया। सर मुझे पूछना पड़ेगा, सम्मानीय तो वो भी बहुत, बिल्कुल आपके भी और सभी के। मैंने कहा ना, नियति ने मौका नरेंद्र मोदी जी को दिया। ठीक है, चलिए। अटल जी के समय में ये ना हो पाया। ठीक है विवेक जी, हमारे पूजनी संत से परमहंस महाराज। ठीक है विवेक जी, चलिए। प्रयास किया कि राम मंदिर उनके सामने बन जाए, बहुत सारा समय दिया मैंने आपको। ठीक है, अब मैं वापस आती हूँ, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए एक बार, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। जयप्रकाश जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है। परमिंदर जी, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकली, परमात्मा जी की एंट्री हो गई। अब परमात्मा जी को तो सभी ने भेजा है, बात ये नहीं है, ठीक है, उनको लगता है, उनको भेजा है, काबिलियत होगी, भाग्य होगा, शक्ति, देवी शक्ति का उन्होंने जिक्र किया, वो भी होगा कि आज वो इस जगह पर हैं, अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ काम नहीं किया है, ठीक है आपने किया, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी ने उठाई हैं, उस मामले में हमेशा जब घेरे रहते हैं तो कुछ कहते नहीं हैं। क्या ये कमी है या वाकई सिर्फ अपना अपना दिखाना है, बाकी लोगों के बारे में सोचना नहीं है? क्या मानती है? राखी जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी की विनम्रता है कि उन्होंने बोला कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, वरना बाकी भाजपा के नेताओं को देखेंगे तो वो तो कहते हैं कि ये भगवान के भगवान हैं, ये तो विष्णु के अवतार हैं। यहाँ तक कि संबित पात्रा ने ये तक कह दिया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, जो कि उन्होंने बाद में बोला कि गलती से बोला गया है। तो देखिए, उसमें एक राजनीति को अलग रंग देना भाजपा ने सीखा है। ये केवल जनता से वोट नहीं मांग रहे, ये जनता की दिमाग और साइकोलॉजी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जैसे धर्म को जब वो लाते हैं राजनीति में, जो उनकी नाकामयाबियां हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाती हैं और वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों में इलेक्शंस जब से शुरू हुए हैं, हमने देखा है कितना फ्लिप फ्लॉप हुआ है। शीर्ष नेतृत्व ने कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति की है, कैसे कैसे बयान दिए हैं। तो ऐसा मानना कि इन्हीं को ईश्वर ने भेजा है जी, तो मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपा रही है ये सब चीज़ें आगे करके। आप एक नेता की तरह बोलिए, आप एक राजनीतिक पार्टी की तरह इलेक्शन लड़िए और वोट जीतिए, तो हम इलेक्शन जीते तो हम मानेंगे। हर देखिए, लोकतंत्र टिका हुआ है जनता की विश्वास पे। अब चाहे इलेक्शन कमीशन हो, अभी फॉर्म 17C की बात बहुत सारी चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी कल 24 तारीख को इसका मुझे लगता है आना है, सुप्रीम कोर्ट बताएगी क्या होगा।
उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं आंकड़े छाप सकते कि एवरी पोलिंग बूथ पे कितने वोट पड़े हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि भाजपा को अपनी राजनीति को उसने एक अलग ढंग से इस देश का जो सोशल फैब्रिक है उसको भी परिवर्तित किया है, जो राजनीतिक डायलॉग है उसको भी चेंज किया है, और सबसे ज़्यादा जो भाजपा ने नुकसान किया है मुझे लगता है एक लॉजिक और रीजनिंग का उसने हमें जनता को इस कदर उसने धर्म के उसमें लपेट लिया है कि वो सीधे तरीके से सोच पाने में भी ना समझ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये हमारी जो भारतीय जनता है अगर वो शिक्षित हो, सक्षम हो, स्वस्थ हो और अपने भले और बुरे का में वो फर्क करने में सक्षम हो, तो राजनीतिक नेता उनको ऐसे बरगला कर धर्म के नाम पर वोट न मांगने पाएंगे। ठीक है, चलिए विवेक जी 1 मिनट आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ चलिए जल्दी से, अच्छा बोल लीजिए। राखी जी, धर्म ही है जो व्यक्ति को गलत करने से रोकता है। केजरीवाल जी शिक्षित भी हैं, सक्षम भी हैं, समझदार भी हैं। एक महिला को पिटवा दिया, अगर धर्म होता कम से कम महिला मुख्यमंत्री निवास में न पीटी जाती। इसलिए धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म सबके लिए आवश्यक है। विवेक जी, आपने बहुत सही कहा। आप एक महिला जो अभी भी जिसका आई थिंक सब जुडिस और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आने वाले दिनों में कि स्वाति मालीवाल का केस क्या है। एटलीस्ट मुख्यमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट तो दिया, हमारी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट्स तो आए। आप देखिए आप लोग की भाजपा कितने सारे नारी मुद्दों में फंसी हुई है। क्या आज प्रज्वल रेवन्ना को आप उसका पासपोर्ट रद्द करके इंडिया बुलवाने में सक्षम है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रद्द कर देती प्रज्वल रेवन्ना का? क्यों नहीं? आज भी आपने भूषण जी के बेटे को टिकट दे दिया जिसपे महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है यौन शोषण का। नहीं, रास्ता नहीं ढूंढ रहे। देखिए महिलाओं की बात हो रही है तो भाजपा, चलिए आज अब मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, एक भी वक्तव्य नहीं आया। एक मिनट, पहली बात तो ये विषय स्वाति मालीवाल का था नहीं, क्योंकि विवेक जी आप ही ने छेड़ा, विवेक जी आप ही ने छेड़ा, विवेक जी आप ही ने छेड़ा धर्म की बात लाके आपने केजरीवाल धर्म का प्रयोग शब्द इन्होंने किया, मैंने उसका काउंटर दिया इनको। तो काउंटर धर्म का प्रयोग के स्वाति मालीवाल क्यों आ गई? अब धर्म का प्रयोग करके तो धर्म का मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर धर्म होता ऐसा जलील कृत्य वहां ना होता, एक महिला पीटी ना जाती। और मणिपुर में जो कपड़े उतरवा दिए गए सर, वो धर्म किसका था? वो धर्म किसका था जो मणिपुर में कपड़े उतरवा दिए गए थे? प्लीज हम क्यों जाए ऐसे विषय पे? नहीं, हमारे किसी नेता ने उसका समर्थन नहीं किया। हम वहां के लिए भी दुखी हैं, हम संदेश खाली के लिए भी दुखी हैं, मुख्यमंत्री आवाज पीटी जाने वाली सांसद के लिए भी दुखी है। बस सर दुखी रहिए। परमात्मा ने भेजा है तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि दोबारा इस तरह की घटनाएं करने से पहले कांप जाएं लोग। किसी और ने नहीं किया है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। ठीक है, विषय से थोड़ा हम इधर उधर ना हो, बात निकली थी तो जाना पड़ता है। ठीक है, जयप्रकाश जी आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ जी पहुंच रही है। जयप्रकाश जी, हाँ, ये मिस्टर वास्तव ये धर्म के ठेकेदार बने हैं, ये भी बने हैं, और इनके माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान राजा बाबू ये भी बने हैं। जो जिस देश का प्रधानमंत्री एक सामूहिक बलात्कारी की पैरोकारी करने जाता हो, देश की स्टार महिला बेटियां के बलात्कारियों की मदद करता हो। अरे सुनिए पहले श्रीवास्तव जी सुनिए, मैं आरएसएस के यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूं। सुन लीजिए चुपचाप, सुन लीजिए पहले। मैं ब्राह्मण हूं, सनातनी ब्राह्मण हूं। तुम्हारे मोदी आज तुम्हारे रावण सनातनी ब्राह्मण था, लेकिन कभी भी अपने देश में किसानों को, मजदूरों को, दलितों को घुसने के लिए कांटे नहीं लगवाए, कील नहीं लगवाए। तुम्हारी पार्टी सनातन धर्म की गद्दार है, इस देश की गद्दार पार्टी है। तुम लोग तो है। जयप्रकाश जी, पीएम मोदी कह रहे हैं कि वो परमात्मा हैं, उनको दैवीय शक्ति है, आशीर्वाद है, इसीलिए वो यहाँ है। जनता पार्टी का खास व्यक्ति कैसे बोल सकता है?
ये बोल सकता है महिलाओं के सम्मान में, जिसकी पूरी पार्टी कांग्रेसियों से हम बहुत ज्यादा SDSU संस्कार बनारस में उम्मीद नहीं करते। इसी के पार्टी के कांग्रेसी यही की भाषा का प्रयोग चार करते बलात्कारी हैं। पकड़े गए थे। अभी हमें 60 गाली दिन में देंगे, क्या भाजपा था? गाली देंगे, मोदी जी गाली देंगे, उसके बाद गाली मोदी देंगे, को ठंडे हो गाली दे जाएंगे। रहे हैं। 4 दिन के राजा बाद बाबू, वापस चलते राजा नजर आएंगे। बाबू, राजा बाबू, कांग्रेसी से राजा बहुत ज्यादा बाबू। हम संस्कार की उम्मीद नहीं करते। तुम्हारी संस्कार, तुम संस्कारवान हो, संस्कारवान हो। पंडित राहुल गांधी से तुलना करने जाओगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना करने जाओगे, सर, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से तुलना जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, हाँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, जातियों को लेकर हमारी चर्चा नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं। आप पंडित राहुल गांधी कह दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह दे रहे हैं। प्लीज मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, परमात्मा, पीएम मोदी ने परमात्मा कहा कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुन लें पंडित का मतलब क्या होता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं पंडित की जानकारी नहीं होगी, पंडित का मतलब क्या होता है। सर तो चर्चा का विषय पंडित नहीं है ना, हम जिस विषय पे हम वो तो बात करें। एक महिला बोल रही थी कि बड़ा लेक्चर दे रहे थे श्रीवास्तव जी। मैं उस धरती से हूँ जहाँ फिराक साहब जैसा विद्वान पैदा हुआ। आप जानते नहीं होंगे फिराक साहब के बारे में। मैं गोरखपुर की सरजमी से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। ठीक है सर, दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए जगदीश जी, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी, आपकी तो बात सुन के मैं नाम ही भूल गई सर आपका। एक सेकंड मैडम एक सेकंड। मैं जो है पूर्व सैनिक भी हूँ। तभी ये रौब है आपकी बातों में सर। अच्छा लग रहा है आपको सुन के। रविंद्र प्रताप जी, देखिए मैं इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं लेना चाह रही हूं और ना मैं चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें बोली, उनसे पूछा गया होगा और निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र भी किया, लेकिन जो पलटवार राहुल गांधी ने किया वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने भेजा है। मतलब आपको ये श्योर हैं आप कि आपको सारी शक्तियां मिली हैं, आपको वो चीजें मिली हैं और उस पर मुहर लगाई विवेक जी ने। उन्होंने भी कहा कि हाँ, हर कोई व्यक्ति इतना नहीं होता, आज उनको वो सारी चीजें मिली हैं और शायद ऊपर वाला उनसे करा रहा है ये सारी चीजें, वो कराना चाहता है कुछ। ये सारी वो बातें जो खुद पीएम मोदी की कही हुई हैं। अब जो पलटवार आया, मेरा तो सवाल उसी के इर्द गिर्द है कि ठीक है आपने कह दिया, पलटवार आ गया, लेकिन क्या इसी से तमाम चीजें चलेंगी? थोड़ा सा कह दे कि हाँ परमात्मा ने मुझे भेजा है, मैं बेरोजगारी को दूर कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, मैं बहनों के मान सम्मान इज्जत आबरू की चिंता करूंगा, रक्षा करूंगा, भाइयों और बहनों में सब कुछ कर दूंगा। वो तो आया नहीं सर, वो आ कुछ और गया उसके बीच में। राकेश जी, बहुत अच्छा लगा मोदी जी के मुंह से परमात्मा सुन के, लेकिन कंफ्यूज भी हो गया। पहले तो उन्हें कहा माँ गंगा ने भेजा है, परमात्मा ने भेज दिया, अब इसके बाद कोई और हो झोली में बताएंगे कि किसी और ने भेजा है। लेकिन अच्छा है कि इससे पहले वो भगवान विष्णु बन गए, भगवान कल्कि बल का अवतार बन गए। उनकी टीम ने महाप्रभु जगन्नाथ का, प्रभु बजरंग बली का, भगवान श्री राम का, माता जानकी का अपमान कराया। तो इसका अगर मानते हैं कि परमात्मा का नाम ले रहे हैं इसके प्रायश्चित में, तो स्वागत है मोदी जी का इस बात। लेकिन परमात्मा ने उनको 9,000 करोड़ के जहाज में 10 लाख का सूट पहनाकर, 2 लाख का चश्मा लगाकर इसलिए भेजा था कि देश को 624 अरब डॉलर का कर्जदार बना दीजिए और इस हालत में कर दीजिए कि वर्ल्ड बैंक का है, IMF का है कि 2027 के बाद आपको कर्ज नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने भेजा था। क्या भारत के सारी उत्पादन क्षमता चीन के हाथ बेच दीजिए, 265 अरब डॉलर का कर्ज घाटा करा दीजिए आयात निर्यात का। इसलिए परमात्मा जी ने भेजा था। इसलिए भेजा था कि रुपए का मूल जो है अवमूल्यन करा के 84 रुपीज कर दीजिए। ये बताया नहीं मोदी जी ने कि हमको इसलिए परमात्मा जी ने भेजा था। क्या भारत को 65वें नंबर का गरीब देश बना दीजिए, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता मतलब GDP फिलीपीन से भी कम करा दीजिए, म्यांमार से भी कम करा दीजिए, 120वें नंबर पे पहुंचा दीजिए।
सेना का निजीकरण कर दीजिए, रिजांगला भारत का जो सिरमौर होता है वो चीन को सौंप दीजिए, इसीलिए भेजा था परमात्मा ने। क्या जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि लद्दाख का 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है चीन को सौंप दिया, इसीलिए भेजा था परमात्मा जी ने। क्या इसलिए भेजा था कि महंगाई बेरोजगारी चरम पे कर दीजिए, उस पर बात मत करिए, मंगलसूत्र पे बात करिए, भैंस पे बात करिए। अगर इस प्रकार के परमात्मा ने भेजा है तो मेरा उसी परमात्मा से प्रार्थना है कि इस प्रकार के व्यक्ति को पृथ्वी पे दोबारा कभी भी न भेजें। अगर भेजेंगे तो मानव जाति को बार बार हानि होगी। तो ऐसे अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित में भी परमात्मा को बीच में नहीं लाना चाहिए। जी धन्यवाद। ठीक है रविंद्र जी। सर विवेक जी भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। विवेक जी, किसी को हास्यास्पद रूप से नहीं लेना, लेकिन मानना पड़ेगा सर, आप लोग यदि शेर हैं तो ये इंडिया गठबंधन सवा शेर है, मानना पड़ेगा सर। इनके पास भी बोलने और बात करने के लिए वो पॉइंट्स आते हैं जो कहीं ना कहीं वाकई में लगता है कि क्या ही चर्चा है। खैर ठीक है, एक मिनट, कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं। अरे सर वो तो गिना रहे थे कि परमात्मा ने किन चीजों के लिए भेजा, उन्हें तो ये भी याद है कि कौन सा जहाज था और कितने लाख का सूट था। मतलब रविंद्र जी, मुझे लगता है मैं तो खुद इतना याद नहीं रखूं कि क्या है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इतना पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें याद रखी हैं। देश के प्रधानमंत्री का जहाज और जिस सूट की बार बार जिक्र करते हैं, सूट किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, उस कारण पे नहीं जाते। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड, विवेक जी आ रही हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, एक मिनट। आरपी श्रीवास्तव जी, परमात्मा की एंट्री हो गई, मतलब सब मानते हैं, और जिस तरह से अब परमात्मा जी आए हैं तो छठवें चरण में साथ किसका देंगे ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि दोनों तरफ से कोई कम नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है परमात्मा देख भी सब रहा है। यदि शक्ति दे के किसी को भेजा है तो ये बात भी सच है कि वो छड़ी घुमाएं या ऐसा कुछ कर दें कि वाकई में एक बार फिर उनको मौका मिले और जनता जो है उनको चुन ले और सारे मुद्दे जो हैं उस पर बात हो जाए। लेकिन ये बात भी इंडिया गठबंधन की हमें सुननी पड़ेगी, जैसे कि सपा कह रही थी कि किस चीज़ के लिए परमात्मा ने भेजा है। बहुत सारे पॉइंट्स उनने रख दिए, तो मुझे लग रहा है कि क्या ये सियासी लड़ाई अब परमात्मा पे आ गई है और बस ये परमात्मा जी छठवें चरण तक है, सातवां आखिरी चरण होगा, उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पे शांति से बैठेंगे। क्या मायने इस बयान के आप मानते हैं? देखिए राखी जी, प्रधानमंत्री जी जो बयान दिया उन्होंने एक निजी किसी चैनल के इंटरव्यू पर दिया, और निश्चित रूप से देखिए अपनी जो हिंदू माइथोलॉजी है, तमाम चीज़ें हैं, लोग ये मानते हैं कि वो धरती पर आए हैं तो उनको ईश्वर ने भेजा है, ये हमारी मान्यता है और उनसे कुछ अच्छा काम हो। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, बहुत सारा काम किया। शायद ये अभी और सोचते हो कि अगली बार हम जब चुन के आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो हो सकता है और बहुत बड़ा काम कर दें। काम गिनाने के लिए ये बात तो तय है कि अगर सत्ता में कोई है तो निश्चित रूप से 2-4 काम करता है, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। कोई अकेले प्रधानमंत्री नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ पूर्व प्रधानमंत्रियों के ने भी किया, सियासी गलती कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन काम करने वाला गलती कहीं न कहीं हो ही जाती है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े सहज ढंग से बोला है इस बात को, और इसीलिए बोला है कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने सत्ता का एक लंबा सफ़र तय किया है, और आज हिंदुस्तान में देखिए उनके गारंटी पर ही काम चल रहा है। पूरे देश में आप ये समझिए जो कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मेरा ये कहना है कि सवाल ये नहीं उठता है, ईश्वर ने भेजा है, बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छे काम करने के लिए भेजा है। हमको लगता है कि इस पैनल में हम सारे लोग बैठे हैं, सबको ईश्वर नहीं भेजा है, इवन आपको भी भेजा है। तो हमें ये लगता है कि ईश्वर की तो कल्पना करना एक बहुत अच्छी बात है, और देश का चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबके साथ ये बातें रहती हैं। अब रही बात काम की, चूँकि देखिए आपने बोला ना कि इस छठवें चरण में परमात्मा की एंट्री आ गई, बिल्कुल आ गई, क्योंकि परमात्मा ने सबको भेजा तो एंट्री आना तय था। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कई चीज़ों को लेकर के चुनावी जो है बातचीत होती रही। हम तो जुमलेबाजी इसलिए नहीं कहेंगे कि सीट पर बैठ के हमें बोलना भी उचित नहीं है, लेकिन ये कि हर आदमी अपने अपने तर्क पेश करता है, जनता के बीच में अपने आप को परोसने की कोशिश करता है कि भाई हमने ये काम किया, हम और अच्छे काम करने के लिए हैं। और पिछले दिनों में, पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी चाहे केदारनाथ गए हों, चाहे कहीं और गए हों, मंदिरों में गए हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अहम भूमिका थी। तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो लगता है कि परमात्मा ने निश्चित रूप से इन सारे कामों के लिए भी भेजा था। और आज की स्थिति ये है कि चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े
ऐसे जंक्चर पर ये चुनाव आ गया कि इन सब बातों के मायने होंगे। विपक्ष भी चुप क्यों रहेगा? जब आप ऐसी बातें करेंगे तो पलटवार आएगा ही। आप उनकी बातों को पकड़ के पाकिस्तान ले लेते हैं, तो उन्होंने परमात्मा को पकड़ लिया और बोले इस पर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी और देखिए ये सियासी जद्दोजहद है, एक दूसरे पर वार पलटवार है और इनको समझना होगा। तो हमें लगता है कि ये जो आज की डेट में जो ये विषय है उसमें परमात्मा की एंट्री होना मतलब कोई नई बात नहीं है। ये सबके लिए परमात्मा है, सबके लिए ईश्वर हैं। हमें लगता है प्रधानमंत्री जी जिस भावुक अंदाज में जिस तरह से बोला है, अगर उसके सियासी मायने निकल के आते हैं, उस पर कोई बात आती है तो चर्चा का विषय बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से एक भाव में उन्होंने अपनी बात भी रखी है, उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि शायद उनको खुद भी ये आत्मविश्वास है कि उनका वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ उन्हें परमात्मा ने भेजा है, उनके पास वो शायद वो दैवी शक्तियां, उनको ऐसा फील होता है कि मुझे वो ताकत दी गई है कि हाँ मुझे करना है। तो अच्छी बात है, यदि आपको मिला है, हकीकत में आपको मिला है, तो फिर वो करके दिखाना होगा। क्यों छोटी छोटी ऐसी जगह पे अपने स्तर को गिराना? एक प्रधानमंत्री हैं देश के और बहुत सारे मुद्दों को लेके आए हैं। 2047 में विकसित भारत, मुझे लगता है एक पूरे विजन के साथ ये भारतीय जनता पार्टी चली, पीएम मोदी खुद चले। मुझे लगता है इस पूरे चरण में जिस तरह से खुद अपनी कुछ ऐसी बयानबाजी करके वो आए चर्चाओं में, या लगा कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, तो नहीं बोलना चाहिए उनको। मुझे नहीं लगता कि फिर उनको बोलने की कोई भी जरूरत थी। विवेक जी, अब अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, तमाम विषय ऐसे होते हैं जब हम अपने कार्यों के साथ साथ हमें विपक्ष की गतिविधियों से जनता को सावधान भी करना होता है। जिस तरह के लोग विपक्ष में इकट्ठा हुए हैं, कोई सजा काट के आया है, कोई बेल पे है, कोई पेरोल पे है, ऐसे लोग देश को कौन सा दिशा देंगे? कौन सा देश निर्माण इनसे होगा? कोई कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनता है, कोई अपने आप को पंडित बता रहा है। ये देश को कहां ले जाएंगे? ये लोग देश को जानते भी नहीं है। स्थिति ये है कि इन्हें सत्ता का लालच यहां तक ले आया है। 350 करोड़ बरामद हो रहे हैं, पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। लोग कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। कितनी बदतर स्थिति में लोग जा रहे हैं, देश को ले जा रहे हैं। देश अराजकता के हद तक लोग ले जाने को तैयार है। कोई अपने घर में सांसद को पीट रहा है, कोई मुख्य सचिव को पीट रहा है। आप सोचिए कैसे कैसे लोगों देश के बागडोर संभालने के लिए गठबंधन बनाए घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई कहता हम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, कोई कहता मुसलमानों को मिलना चाहिए। चुनाव के दिन कहता है, पोलिंग के दिन। देश कहां जा रहा है? धर्म के आधार पर देश एक बंटवारा झेल चुका है, कितने लाखों लाख कत्लेआम झेल चुका है। तो मतलब आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए मुस्लिमों को आरक्षण? बिल्कुल धर्म के आधार पर हम आरक्षण का विरोध करते हैं। नहीं मिलना चाहिए। हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम कोई लाभ लपेट में बात नहीं करते राखी जी। संविधान निर्माताओं ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। तो फिर विवेक जी, ये बात क्यों कही गई थी? पीएम मोदी ने भी कही कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक संपत्ति और सारी चीजें घुसपैठिए, जिनके ज्यादा बच्चे उन लोगों को बांट देगा। उन्हें क्या पड़ी थी? आप बताइए ना। उन्होंने तो किसी का विरोध नहीं किया। नहीं मतलब यदि वो सर्वे की बात निकली तो इस बात की श्योरिटी कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो सारा इकट्ठा करके उनको दे देंगे जो घुसपैठी हैं या जिनके ज्यादा बच्चे हैं? बताइए। राखी जी, इसको पुराने बयानों से जोड़ के देखने की जरूरत है। मनमोहन सिंह जी का बयान देखिए, विरासत टैक्स पे इनके थिंक टैंक का बयान देखिए, इसको भी इन्होंने जल्दी पार्टी निकाला टाइम के 14 को। तो जिस तरह के बयान लोग के आ रहे हैं, कोई कहता है कि भारत की संपत्तियों पे फैलाने का अधिकार है, मुसलमानों का अधिकार है। इस तरह की जो बातें हैं, इस देश को बनाने में जो हमारे पूर्वजों हमको विरासत सौंप के जा रहे हैं, आप उसका सर्वे कराएंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बोलूंगी विवेक जी। देखिए, ये सारी बातें किसने क्या बोला, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं मनमोहन सिंह के, उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों पर यह बात नहीं कही थी। उसको मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। उसमें लाइन से सारे वर्गों के लिए कहा गया था, जिसमें एक पॉइंट मुस्लिम्स के लिए भी था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उन्होंने मुस्लिमों के लिए कहा कि संपत्ति पर हक जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है। प्लीज, तो हम क्यों इस तरह के परसेप्शन को या इस तरह की चीजों को फैला रहे हैं जो गलत मैसेज की तरफ जाती है? ये कहने वाले वो हैं कौन?
देश के प्रधानमंत्री के रूप में आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो चुका है। देश उस त्रासदी से उभर के यहाँ तक आया है। आज 76वें वर्ष में देश अपने प्रवेश कर रहा है आजादी के अमृत काल में, और आप प्रधानमंत्री की हैसियत से इस तरह का बयान दे रहे हैं। लाखों लाख कत्लो गारत झेलने के बाद देश यहाँ तक पहुंचा, फिर आप वही बात कर रहे हैं। तो सर 10 साल से तो आप ही लोग हैं, वो तो कब की बात हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता, जो बात आई गई हो गई, उसको हम आज इस 24 के इलेक्शन में क्यों लाते हैं। राखी जी, इस बेल से सावधान रहने, सावधान करने की आवश्यकता है। ये जहरीली बेल है जो जड़ जमा रही है। विवेक जी, तब की कांग्रेस में, तब की राजनीति में और आज की राजनीति और कांग्रेस में और गठबंधन में जो जिस दल से बहुत अंतर आ गया है। सिर्फ वोट बैंक और जातिगत समीकरण को छोड़ दीजिए, बहुत अलग हो गए हैं। पहले राजनेता बोलते थे तो लगता था कि राजनीतिक बात हो रही है, आज तो बोलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, सोचना ही नहीं है बोलने से पहले। राखी जी, कोई अंतर नहीं, कांग्रेस उसी तरह से है। अच्छा, मतलब आप लोग सुधर गए, आप बहुत अच्छे। हम देखिए, हम तो कह रहे हैं, हमें जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम अपनी जनता से अपनी बात कह रहे हैं, इनके बारे में बताते हैं। चलिए, हमें इन कालनेमियों से अपने लोगों को सावधान करने की बराबर जरूरत है। कालनेमी कौन सर? गठबंधन भी बैठा है, कांग्रेस को कह रहे हैं कि गठबंधन को कह रहे हैं? जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जो टोपी लगा करके इफ्तार करते थे, आज जाके मंदिरों में मत्था टेक रहे हैं, सब कालनेमी है। ठीक है, ये ठीक सबसे सावधान है, मैं समझ गई किसके लिए कह रहे हैं। आप जिसके लिए कह रहे हैं उसको थोड़ी देर पहले पंडित राहुल गांधी कह रहे थे जगदीश जी। अब जयप्रकाश जी, मैं देखिए, वो तो कांग्रेसियों की चमचागिरी करने की परंपरा है। वो तो अरे सर, ऐसे तो मत बोलिए। कोई अपना पक्ष रख रहा है, कोई किसी की चमचागिरी करने थोड़ी यहाँ बैठा है। पंडित भाई, जिसके पिताजी जिसके अरे तुम दलाल हो यार, पारसी है, उसको आप पंडित बता रहे हैं, अपने आप बता रहे हैं, फिराक का जिला बता रहे, फिराक वाले हैं आप। क्या मैं अगर पूछूं तो अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि तुम संघी दलाल हो, चाइना के एजेंट हो, फिराक वाले हो, के दुश्मन हो तुम। चाइना के एजेंट कौन है? डोकलाम चाइना के दलाल तुम हो। में कौन बैठा? विवेक जी, एक मिनट रुकिए, जयप्रकाश जी को बोलने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। जयप्रकाश जी, मुझे तो पहले उस पर जवाब दीजिए। ये जो परमात्मा वाली बात निकली है, जिस पर पलटवार राहुल गांधी ने किया, इन्होंने जो भी कहा है पंडित राहुल गांधी के लिए कहा, इन्होंने जो भी कहा है पंडित राहुल गांधी के लिए। भैया, अरे बकलोल, सुनो पहले, अरे ये बताओ कि पंडित का मतलब क्या होता है? फिर आपके चेले बताओ कहाँ पंडित हैं? सर प्लीज, बाबा का नाम बता पंडित का मतलब क्या होता है पहले सुनो, पढ़े लिखे नहीं मूर्ख हो। मुझे लग रहा है 7वां पंडित का चरण मतलब होता है इंटेलेक्चुअल विद्वान, नॉट ब्राह्मण। पंडित नॉट ब्राह्मण। पूर्वांचल के चिराग साहब के चेले, नहीं आती। अरे हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन थे चिराग साहब, बता रहे हो। अरे पंडित, हम पंडित बताते किसी को, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित के बारे में जानते नहीं हो। अरे कुछ नहीं जानते हो। आरएसएस के दलाल, गद्दार आदमी, तुम पंडित राहुल गांधी के बारे में बोलोगे जिन्होंने हिंदुस्तान को नाप दिया फिराक वाले पैदल चल के। अरे सर प्लीज, आप लोगों को लोग सुनते हैं, आपको जनता सुन रही होगी। प्लीज, आप लोग यहाँ से जब बाहर जाएंगे ना तो लोग कहेंगे आप कैसे बोल रहे हो। मैडम ये आदमी पागल है। इस सब का मैं सच्चाई बयान करना। जयप्रकाश जी, ना तो आप उन्हें पागल बोलिए, ना वो आपको कुछ और बोले। प्लीज, हम एक अच्छी चर्चा में बैठे हैं, हम बयानों पर बात कर रहे हैं, सियासी मायनों पर बात कर रहे हैं। आप लोग तो कैसे लड़ रहे हैं? सुन लीजिए, ये जो है गांधी इलाहाबाद वर्तमान खबर में लेते जाके मिलाओ। विवेक जी प्लीज, एक मिनट आप ही चुप हो जाइए प्लीज। प्लीज, आपको वैसे भी मैंने बहुत समय दिया, प्लीज। श्रीवास्तव जी, मैं इतना इतिहास बोलूंगा कि आपका इतिहास खराब हो जाएगा। पहले अपना ठीक कर लो पंडित जी। ब्राह्मण हूँ, बता रहे हो आप। अरे सर प्लीज, सर प्लीज परमात्मा पे आइए। आपको भी, पंडितों को भी परमात्मा ने भेजा, श्रीवास्तव को भी परमात्मा ने भेजा। सर मैं वर्मा हूँ सर, मुझे भी परमात्मा ने भेजा। प्लीज, क्या हो गया सर? मैडम उसी पे आ रहा हूँ। तो बोलिए सर, बोलिए प्लीज।
जब देश की दशा दिशा को इन लोगों ने खराब कर दिया तो अब ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, अधूरे घर में गृह प्रवेश नहीं हो सकती है, और जिसने भी अयोध्या को छेड़ा है उसका पतन निश्चित है। चाहे पुष्यमित्र सिंह ने छेड़ा था या राजीव गांधी ने छेड़ा था। जब से राजीव गांधी ने वहां पूजन करवाया कांग्रेस का वहां पतन हो गया। अब इनका पतन है पूरे हिंदुस्तान से। अयोध्या बड़ी शांत जगह है, प्रभु राम को छेड़ोगे, ये विष्णु के अवतार हैं, ये जगन्नाथ हैं। नहीं, राहुल गांधी पंडित हैं। नहीं पंडित हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ पंडित हैं। फिरोज जहांगीर क्या करोगे? मैं प्रयागराज में उपाधि दे सकता हूँ, तुम नहीं दे सकते हो। सर इस पे एक चर्चा रखूंगी मैं। सर 7 चरण हो जाइए, इसमें अपन बैठेंगे कौन पंडित है और कौन फिरोज गांधी। और प्लीज सर मत करिए, थोड़ी देर कहीं और पहुंच जाएंगे आप लोग। ठीक है परमिंदर जी अपनी बात रखिएगा। मैडम कोई सवाल ही नहीं लूंगी, समय की सीमा है, वो पूरा कहीं चले गए। एक मिनट में प्लीज मैडम। राहुल गांधी के बाबा। अरे आप प्लीज कर रहे हैं, दूसरा बोलने। विवेक जी 1 मिनट रुकिए ना प्लीज। जी राखी जी, बोलने नहीं दूंगा। राखी जी बोलने नहीं दूंगा। सुनता रहूंगा क्या? अच्छा प्लीज परमिंदर जी 1 मिनट। विवेक जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब मत बोलिएगा बीच में। परमिंदर जी 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ जयप्रकाश जी प्लीज जल्दी से बोलिएगा सर थोड़ा। देखिए ये चुनाव में कहीं भी धर्म के आधार पे, जात के आधार पे वोट नहीं मांगना चाहिए। किसी को विष्णु का अवतार, किसी को कोई अवतार, जगन्नाथ का अवतार नहीं बोलना चाहिए। हमें विकास के नाम पे पंडित बताना चाहिए। ओफो विवेक जी तुम चूतिए हो यार। सर प्लीज जयप्रकाश जी प्लीज, हम एक चर्चा में है, प्लीज अपने शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं सर ऑडियो बंद करवा दूंगी, थोड़ी देर बाद आप गाली बकने लग जाएंगे। सर प्लीज क्यों मत करिए ऐसे। जानते नहीं राखी जी, फालतू गाली देंगे, देश को गाली देंगे, भाजपा गाली देंगे। विवेक जी आप भी तो नहीं मान रहे हैं सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मत बोलिए ना, उन्हें बोलने दीजिए। वो आपको नहीं बोलेंगे तो आप मजबूर कर रहे हैं उनको। मैं पूर्व सैनिक हूँ, तुम्हें वो अधिकार नहीं मिला है कभी। भाग आए थे क्या सेना से? भगोड़े तो नहीं हो सेना के? तुम भगोड़े हो के गद्दार हो इससे। सर मुझे लग रहा है, मुझे डाउट लग रहा है आप मेरी चर्चा में कुछ ऐसा बोल चुके हैं, इससे ज्यादा कुछ बोल दें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों जन कुछ मत बोलिए। परमिंदर जी अपनी बात रखिएगा। मैडम ये छेड़ रहे हैं, मैंने नहीं कुछ बोला। ठीक है जयप्रकाश जी ठीक है। परमिंदर जी राखी जी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जनता ने प्रचंड बहुमत। हिंदुस्तान ये चुनाव जो है जनता बनाम बीजेपी की भ्रष्ट सरकार, जिस देश का प्रधानमंत्री सामूहिक बलात्कारी के का प्रचार कर रहा था कर्नाटक में, उनकी तरफदारी कर रहे साहब इधर साहब श्रीवास्तव, दोनों श्रीवास्तव जी। एक महिला पूरी सर दूसरे कौन से श्रीवास्तव जी को कह रहे हैं आप, थोड़ा मुझे बताइएगा। एक मिनट जयप्रकाश जी 1 मिनट। आप दूसरे कौन से श्रीवास्तव जी पे सवाल उठा रहे हैं, पहले मुझे ये बता दीजिए। सर आप पंडित हैं तो दूसरों पर सवाल उठाने से पहले सोच लीजिए, आपने दूसरे श्रीवास्तव जी पे सवाल क्यों उठाया? वो हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। फर्जी पंडित है, काहे का पंडित है ये? ये बहुत सुना। ऑडियो बंद करिए इनकी प्लीज। जयप्रकाश जी की ऑडियो बंद करिए बस, इनफ, बहुत होता है सर, बहुत देर से सम्मान दे दिया। आप हर कुछ बोल रहे हैं सर, अच्छा हुआ मैं श्रीवास्तव नहीं लिख रही, आप मुझे भी बोल देते। आप कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं और क्यों निकाल रहे हैं? सुनिए तो आरपी श्रीवास्तव जी, आपने कहा 2 श्रीवास्तव बैठे। आरपी श्रीवास्तव जी हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं। आपकी कांग्रेस और आपकी इनकी बीजेपी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट इस चर्चा में दिया भी नहीं, तो मत बोलिए। परमिंदर जी। राखी जी मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि भाजपा को प्रचंड बहुमत देके जनता ने
एक मौका दिया, 10 साल का मौका दिया कि वो जनता की बेहतरी के लिए काम करे। पर प्रॉब्लम ये है कि भाजपा इतनी गुरूर में आ गई है इस प्रचंड बहुमत से कि उसका मेन मकसद हो गया है विपक्ष को खत्म करना। एक लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है, पर ये ऐसा चाहते हैं ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसीज को यूज करके। मुझे ऐसा लगता है कि सारा इनका जो अभी इनकी पूरा फोकस जो है वो लोगों को जेल में डालना, उनके ऊपर केसेस लगाना और धर्म की बात करना, तो ये अपने रास्ते से भटक गए हैं। 10 साल का उनको प्रचंड बहुमत दिया गया ताकि वो जनता के लिए काम करें, और मुझे ऐसा लगता है ऐसे वक्तव्य देके और ऐसे काम करके चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल के जनता इनको जवाब देगी। 4 तारीख को इसका उनको जवाब मिलेगा। ठीक है रविंद्र जी, थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। प्रश्न किया था, ये लोग उलझ गए कि ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न था और डिबेट का मेरे ख्याल से जस्ट था ये। इसका कारण है, जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री 10 साल तक रहे और अपनी घोषणा पत्र पर जो 2 घोषणा पत्र ला चुके हैं उस पर ना बोल पावे, महंगाई, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे पे ना बोल पावे, किसान, आवारा पशुओं, अग्निवीर जैसे मुद्दे पे नहीं बोल पावे, जो उसने अपनी गारंटी दी हो 2 घोषणा पत्रों में, 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख रुपए का मूल्य बढ़ाना, किसानों की आय दुगनी करना, गंगा मैया की सफाई, किसानों की एमएसपी, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पेट्रोल डीजल को सस्ता करने जैसे मुद्दे पे जब नहीं बोल पाएगा तो ऐसे परसेप्शन बना जाएंगे और कभी गंगा मैया को लाया जाएगा, कभी परमात्मा को लाया जाएगा, इसके बाद अभी और कोई बैठा होगा, तीसरा चौथा वो भी आएगा। अभी ऐसा नहीं है कि 7वें चरण तक कहीं बात नहीं आएंगी। तो निश्चित रूप से किसी भी सत्ताधारी दल के लीडरान का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे उनका सांसद ही क्यों ना हो, जन कल्याणकारी मुद्दे पे बताना चाहिए, चाहे वो विपक्ष को घेरे चाहे अपनी उपलब्धियां बतावे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए परमात्मा जी की एंट्री हो गई। ये धन्यवाद। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है क्या परसेप्शन है क्या नहीं है, हम और आप एक ऐसे प्रोफेशन से हैं, मुझे लगता है हर वो मुद्दा जो जनता के हित का है, देश हित का है, वो जनता तक जाना चाहिए, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो ये राजनीतिक दल पहले चरण के बाद बिल्कुल छूमंतर कर गए। बयानबाजी करते हैं, बेतुके बयान भी करते हैं, और जब मुद्दों पर बात करने की कोशिश करो तो उसको भी भटका देते हैं। मतलब कुल मिला के सिर्फ अपने अपने राग अलापना है। क्या इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा? नहीं राखी जी, देखिए कोई भी चर्चा एकदम सार्थक होनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री जी का बयान हो या राहुल गांधी जी का बयान हो। देखिए ये सब चीज़ें जो है राजनीति में जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उस पर पलटवार जरूर आता है। ये केवल एक ही पक्ष में नहीं, दोनों पक्षों में है। मैं भी सुन रहा था अपने दोनों विद्वान प्रवक्ताओं को, एक जो जयप्रकाश जी हैं और श्रीवास्तव जी हैं, हालांकि मुझको भी जोड़ दिया इसमें, मैंने उसमें कुछ ऐसी बात कहा नहीं। जयप्रकाश जी को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग आप लोग करिए जिससे कि बातें जो है सही आ सकें। ये हमेशा मुद्दा किसी डिबेट में रहता है और करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह की भाषा दोनों पक्षों से का प्रयोग कर रहे थे वो अच्छी बात नहीं है किसी डिबेट में। और जहाँ तक आप बता रहे हैं मैं गोरखपुर का रहने वाला, मैं भी गोरखपुर में पढ़ा हूँ चतुर्वेदी जी, मैं वहीं का स्कॉलर रहा हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी का। मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं भी उसी में से एक हूँ। तो इस बात को भी समझने की कोशिश करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बात परमात्मा पर आई थी, बिल्कुल परमात्मा सबके लिए है, भेजा है। प्रधानमंत्री जी को अगर 10 साल का मौका मिला, उन्होंने जितना बेहतर करना होगा किया होगा। हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हुई हों या बहुत सारी, अब तो चुनाव में दोनों पक्ष आपस में आमने सामने अपनी अपनी बातें रखेंगे तभी तो जनता चुनेगी, और जनता जनार्दन है, हमेशा ये प्रयास करेगी कि ऐसे लोगों को चुने जो आगे देश में अच्छा काम करें। और कोई अकेले प्रधानमंत्री ने, और भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपना प्रयास किया काम करने का, हो सकता है उतना बेहतर नहीं कर पाए हों, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से 10 साल उन्होंने शासन किया, प्रचंड बहुमत मिला। इसके अलावा राखी जी और भी बातें हैं इस चुनाव में, और भी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात होना चाहिए, न कि इन सारे बयानों पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए निश्चित तौर पर अब क्योंकि समय की भी सीमा है, विवेक जी अब नहीं आ पाऊंगी, काफी वक्त दिया था मैंने आपको, लेकिन एक बात तो है, जो बातें आ रही हैं, एक बयान आता है उस पर पलटवार आता है, ऐसे ही तो चलते आ रहा है। लेकिन वाकई में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप सबको बहुत सम्मान हम करते हैं, हमारा मकसद होता है एक ऐसे विषय पे बैठना क्योंकि ये सारी बात जनता तक जाती है, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को गंभीरता से लें तो मुझे अच्छा होगा। ये सभी के लिए है। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए जो बात चली थी
वो परमात्मा पर आ गई है। अब छठवें चरण में परमात्मा की एंट्री हुई है। परमात्मा तो सबके साथ हैं, किसका कल्याण करेंगे ये मुझे लगता है उनके हाथों में है। और उसके बाद उन्होंने जो जनता भेजी है वो भी परमात्मा की भेजी हुई है, तो उनके निर्णायक जो वोट्स हैं वो निश्चित तौर पर किसका कल्याण करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और 4 जून को सब कुछ हमारे और आपके सामने होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।